आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। आज बात लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के भाषण की, बात लाल किले से संघ की तारीफ की, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। संघ के 100 साल पूरा होने पर आज पीएम मोदी ने आरएसएस की जमकर तारीफ की, राष्ट्र निर्माण में संघ के योगदान का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष को रास नहीं आया। कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के भाषण पर सवाल खड़े कर दिए। लाल किले से आरएसएस की तारीफ करने पर भड़क गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पद पर बने रहने के लिए पीएम मोदी आरएसएस की दया पर निर्भर हैं। यही वजह है कि उन्होंने लाल किले से आरएसएस का जिक्र किया। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ करने को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बता दिया। लेकिन सवाल है, पीएम ने संघ की तारीफ की तो आखिर विपक्ष को दिक्कत क्यों है? संघ को लेकर विपक्ष बार बार सवाल खड़े क्यों करता है? और सवाल यह भी कि संघ पर सियासत आखिर कब तक? आज इसी पर करेंगे बात। कई खास मेहमान साथ में होंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान को ललकारा, अमेरिका के लिए रेड लाइन और डेडलाइन दोनों खींची, जीएसटी रिफॉर्म पर सरकार का नया प्लान बताया। 103 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने सुखी और समृद्ध भारत की बात की, लेकिन पीएम मोदी के भाषण पर सियासी गलियारा तब तपने लगा जब लाल किले से उन्होंने आरएसएस यानी संघ की जमकर तारीफ की, संघ की 100 साल की यात्रा पर गर्व महसूस करने की बात की। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आजादी के पर्व पर लाल किले से पीएम मोदी ने संघ का जिक्र किया, राष्ट्र निर्माण में संघ के काम को बताया, संघ की राष्ट्र सेवा की यात्रा पर गर्व महसूस होने की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री की ये बातें विपक्ष को रास नहीं आई। लाल किले से संघ की बात करने पर विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरएसएस की तारीफ करने पर प्रधानमंत्री को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, आरएसएस के साथ हम नहीं मिल सकते। हमने आरएसएस पे प्रश्न लगाए हैं और इस पर विस्तार से बात हो सकती है। उनकी गतिविधियों से हम संतुष्ट नहीं हैं। संघ परिवार है, उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। आजादी का दिन है, आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होती तो हमें बेहद खुशी होती। एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन आजादी में उसकी भूमिका का मूल्यांकन देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए ना। बस आज के उनके भाषण से मुझे लगा कि वो डॉग व्हिस्टलिंग से, पार्टीजन पॉलिटिक्स से कभी ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के साथ ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी लाल किले से आरएसएस की तारीफ करने पर सवाल खड़े कर दिए। ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा, स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का महिमा मंडन करना स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। आरएसएस और उनके वैचारिक सहयोगी अंग्रेजों के पिट्ठू रहे। वे कभी आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए और अंग्रेजों का विरोध करने से कहीं ज्यादा गांधी से नफरत करते थे।
पीएम ने हमें एक बार फिर याद दिला दिया है कि असल इतिहास पढ़ना और देश के असल नायकों का सम्मान करना कितना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब कायरता को हमें बहादुरी के रूप में बेचा जाएगा। विपक्ष के नेताओं ने आरएसएस की तारीफ करने पर पीएम मोदी को घेरना शुरू किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी ने विपक्ष के नेताओं को करारा जवाब दिया और लाल किले से पीएम मोदी के भाषण को ऐतिहासिक और हिम्मत वाला बताया। इसके लिए हिम्मत चाहिए और एक स्वयंसेवक के रूप में मुझे बहुत गर्व हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इस महान संगठन के महान काम की तारीफ किया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के भाषण के बाद संघ का नया संग्राम छिड़ा है। लेकिन सवाल है, पीएम ने संघ की तारीफ की तो विपक्ष को दिक्कत क्यों है? संघ के नाम से विपक्ष चिढ़ता क्यों है? और सवाल यह भी कि संघ को लेकर सियासत आखिर कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। लाल किले की प्राचीर से यूं तो भाषण में कई बड़ी बातें थी, लेकिन जहां बात आरएसएस की आई तो विपक्ष ने हाथों हाथ इस मुद्दे को बनाने की कोशिश की और सवाल फिर ये पूछने लगे कि आरएसएस के बारे में लाल किले की प्राचीर से, वो भी 15 अगस्त के मौके पर, आखिर क्या जरूरत थी बोलने की। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए मनीष पांडे जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। प्रोफेसर डीएस चौहान मेरे साथ में संघ विचारक के तौर पर जुड़े हैं। यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ में हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। यश श्रीवास्तव जी, आप ही से पहले पूछ लेती हूं, क्योंकि भाषण तो काफी ज्यादा लंबा था, अलग अलग मुद्दों को लेकर बात की, लेकिन कांग्रेस आरएसएस पर आकर अटक गई। जी देखिए, भाषण काफी लंबा था, ये सहमति आपने भी जताई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर उबाऊ भाषण लंबे लगते हैं क्योंकि उनमें जुमले, झूठ और कोई किसी भी बातों के अलावा कुछ नहीं रहता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हर नागरिक का अधिकार है और मैं कह रहा हूँ कि भाषण उबाऊ था, जुमले थे, झूठ था, काम की बात कुछ नहीं थी। अब सवाल ये नहीं है जो आपकी रिपोर्ट में पूछा जा रहा है कि संघ पर सियासत कब तक। सवाल ये है कि ये संघ है कौन? अगर ये 100 साल पुरानी कोई संस्था है जो खुद को सांस्कृतिक संस्था बताती है तो उसको राजनीति में अपना नाम चलवाना क्यों है? अगर वो सांस्कृतिक संस्था है जो देश के लिए काम करती है तो मुझे वो काम बताइए कि देश के लिए करती क्या है। मैंने तो नहीं देखा कि किसी आपदा में आरएसएस वाले खड़े हुए हों या किसी ह्यूमन कॉज के लिए खड़े हुए हों या पशु पक्षियों के लिए खड़े हुए हों या जंगल बचाने के लिए खड़े हुए हों या किसी गरीब को अपना पैसा दे दिया हो जो इतनी बड़ी बिल्डिंग तानी है पता नहीं किसके नाम पे। पैसे का कोई हिसाब नहीं, ऑडिट नहीं, पंजीकरण नहीं। हमें यही नहीं पता कि आरएसएस कोई कंपनी है या फर्म है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या कोई फैक्ट्री है या दुकान है। क्या है आरएसएस? सांस्कृतिक संगठन क्या होता है? और अगर आरएसएस को ये एग्जेम्पशन है कि वो बिना ऑडिट के, बिना पंजीकरण के 100 साल से ऑपरेट कर रही है और खास तौर से महान मोदी जी के महान भ्रष्टाचार विरोधी जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट में ऑपरेट कर रही है, तो ये फैसिलिटी बाकी के हिंदुओं को क्यों नहीं है? एक आम हिंदू अगर कोई बिजनेस करता है या दुकान खोलता है या अपनी खुद की कमाई खर्च करता है तो उसको दुनिया भर का ब्यौरा देना है, लेकिन इनके पैसे का कोई हिसाब नहीं। तो सवाल ये है कि आरएसएस को अगर अपना नाम चलवाना है, अगर उसको चाहिए कि लोग उसके नाम को सम्मान से लें, अगर संघियों को संघी सुन के बुरा ना लगे, तो देश के योगदान में बराबर अपनी हिस्सेदारी क्यों नहीं लेते? आपके कई सवाल हैं और मुझे लगता है कि मुझे जवाब देने की बजाय मुझे लगता है प्रोफेसर डीएस चौहान जी आपकी बातों का सही जवाब देंगे। डीएस चौहान जी, यहाँ यश जी को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे लगता है थोड़ा नहीं ज्यादा कंफ्यूजन। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है रचना जी, आपको जो कहना हो कहिए, पर मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो आपके सवाल है वो मैं कह देती हूँ कि जो आपके सवाल हैं वो डीएस चौहान जी बताएंगे। अज्ञान पूरा है, आप अपना बोल लीजिए प्रोफेसर साहब, हमें क्या है वो जाने दीजिए। आप पहले पढ़ा करिए, क्योंकि इस देश के आप भी एक नागरिक हैं और झूठ बोलने का अधिकार न संविधान में है न किसी में है। तो आप सच बोलना चालू कर दीजिए। पूरा विश्व जानता है केवल आपको छोड़कर। और सब जानते हैं, अभी दिखाता हूँ, आप बोलिए, अपने समय का बोलिए, मैं बताता हूँ। देश में जो है जितना आप पढ़े लिखे ना उतना जो है मैं प्रोफेसर रहा हूँ उतने साल, और आप जो है पूरे विश्व भर में जितना काम संघ के लोगों ने किया है निस्वार्थ भाव से अपना पैसा खर्च करके, इतना शायद ही संसार की किसी संस्था ने किया हो। आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए, हर आपदा में संघ का व्यक्ति खड़ा रहता है और वो उसके लिए सरकार की आवश्यकता नहीं होती है। उनका काम ही ये है, उनकी ट्रेनिंग ही यही है
तो उनको हर आपदा में सबके साथ खड़ा होना है, चाहे वो कोई भी घटना घटी हो। अखबारों को खोल के देखा करिए, पुराना इतिहास भी पढ़ा करिए। केवल जो है एक पॉलिटिकल बकवास करने से कोई समाज का हित नहीं होता है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं वो हर आपदा में, हर परेशानी में लोगों की हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। अच्छा, ये भी पिछले कुछ दिनों में मैंने भी देखा, जब अलग अलग जगह जो कोई विपत्ति या परेशानी आ जाती है तो आरएसएस के लोग जो हैं वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग काम करने के लिए पहुंच रहे होते हैं, हेल्प करने के लिए पहुंच रहे होते हैं। ऐसी कुछ जगहों पर मैंने देखा है, मैं कोई वकालत नहीं कर रही, जो मैंने आंखों से देखा वो बोल रही हूँ। लेकिन मनीष जी, यहाँ कांग्रेस को, बाकी विपक्षी दलों को आपत्ति यह है कि लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना ही क्यों था? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आजकल गूगल का जमाना है और हर पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर कहीं न कहीं किसी ज्ञान की कमी कहीं पर भी आती है या कोई चीज ढूंढना होता है तो गूगल पे चला जाता है। तो मैं वैसे लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि अगर संघ को ठीक से अध्ययन नहीं किए हैं, संघ के बारे में नहीं जानते, उसके कार्य को, अभी इन्होंने कहा सांस्कृतिक संगठन क्या होता है। अब देखिए, जो व्यक्ति को यह पता नहीं कि सांस्कृतिक संगठन भी होता है, उसको सांस्कृतिक कार्यों के बारे में क्या पता होगा, और उसको क्या बताना कि सांस्कृतिक कार्य क्या होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि गूगल को सर्च कर लीजिए बैठे बैठे, जब तक मैं बोल रहा हूं तो पता चल जाएगा कि किस तरह से आपदा के समय में, कोविड के समय में, या अभी अभी जो उत्तराखंड में जो आपदा आई थी वहां पर संघ के प्रचारकों ने किस प्रकार से उन ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचकर और राहत का कार्य करने का काम किया था। और यह सिर्फ ऐसा नहीं है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कहीं पर भी जब आपदा आती है तो संघ के लोग निकलकर काम करते हैं। इतना ही नहीं है, किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय चेतना का, राष्ट्र गौरव की बात जहां पर होती है वहां पर संघ के लोग प्रथम पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री जो संघ के प्रचारक के रूप में काम करके आज इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इससे गौरव की बात किसी भी संगठन के लिए क्या हो सकती है। और उस प्रधानमंत्री का जो उन लोकप्रियता है, जो लीडरशिप है, जो उनको विश्व में उनकी मान्यता है, यह बताता है कि संघ का प्रशिक्षित व्यक्ति किस प्रकार से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है और राष्ट्र गौरव के माध्यम से अपने राष्ट्र को दुनिया के चौथे पायदान पर खड़ा कर रख सकता है। तो देखिए, प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए किस प्रकार के सांस्कृतिक चेतना का काम संघ करता है, किस प्रकार जागृति का काम करता है, राष्ट्र प्रेरणा का भाव जगाने का काम करता है, इसका इस देश के प्रधानमंत्री से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस संगठन की स्थापना ही अंग्रेजों ने की हो, जो संगठन जो है उसके 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेज रहे हो, उस संगठन के लोगों को यह तो इस बात का तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, सांस्कृतिक चेतना क्या होता है, राष्ट्रीय अखंडता क्या है, राष्ट्र क्या है, ये सब समझने में थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए अगर किसी को इसके विषय में बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ, आज प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले के से जो कहा, आज संघ अपने स्थापना के शताब्दी वर्ष में चल रहा है और इस 100 वर्षों के कार्यकाल में, 100 वर्षों के सफर में संघ ने एक बड़ी ऊंचाई लांघी है पूरे विश्व में। संघ सामाजिक संगठन के रूप में जो पहचान बनाई है और उससे निकले हुए प्रशिक्षित स्वयंसेवक ऐसे बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि लाल किले की प्राचीर से अगर आरएसएस का नाम लिया है तो ये आरएसएस को खुश करने के लिए है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि शायद संघ की कुछ नाराजगी है, तो क्या इसलिए भी ऐसा किया गया है? ये लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं। यश जी, अच्छा, आप वैसे भी रिएक्ट करना चाहते हैं, आप अपना रिएक्शन दीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं। साथ ही मैं ये पूछ रही हूँ,
कोविड के टाइम पर यूथ कांग्रेस ने बड़ा काम किया था। ऐसे अभी पिछले दिनों NSUI के जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर आ गए थे। जब जो जैसी खबर होती है उसी नाम से हम लोग चलाते हैं, तब कांग्रेस कोई आपत्ति नहीं जताती कि इन संगठनों का क्यों जिक्र करना या इनका नाम क्यों लेना, जो जैसा होगा वैसा बोला जाएगा। रचना जी, यूथ कांग्रेस, NSUI, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ये सब पंजीकृत संस्थाएं। मैं चाहूं तो अभी यशवंत शिंदे का नाम ले सकता हूं, प्रोफेसर साहब ज्यादा परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपने अच्छी बात याद दिला दी। अभी हाल ही में 75 साल के रिटायरमेंट को एक्सटेंड करने के लिए कहीं पर एक यात्रा हुई थी, शायद उसी का एक्सटेंशन ये भी है, या फिर एक संभावना ये भी है कि अगर वोट चोरी का जो मुद्दा है वो साफ साफ दिखने लगा है, हमने अनुराग ठाकुर जी के रिकमेंडेशन पे वाराणसी की पेन ड्राइव मांगी है, तो हो सकता है किसी ने तय कर लिया हो कि हम अगर डूबेंगे तो इनको भी ले डूबेंगे, इसलिए नाम ले लिया। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सवाल हमारे नहीं है, पूरी दुनिया के। यशवंत शिंदे का नाम लेने से मैंने कोई नया काम नहीं कर दिया है, सबको पता है। और उसके अलावा आपने कुछ देखा हो नहीं देखा हो वो आपका व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है आपके व्यक्तिगत अनुभव हो। मेरे जो अनुभव थे वो मैंने बता दिए। प्रोफेसर साहब ने अनुभव के नाम पे सिर्फ मुझे कुछ कुछ बोला है, जिसको मैं फिलहाल जाने देता हूं, और मनीष पांडे जी की आवाज में सुन नहीं पाया। मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर कोई भी इस देश में धर्म के नाम पर अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो उसे धर्म की असली मूल्यों पर चलना चाहिए। आज ये हो रहा है कि जिस संस्था के नाम की बात हो रही है, उस संस्था के रहते हुए यदि वो वास्तव में धर्म और संस्कृति के लिए काम कर रही है, तो उसके रहते हुए भी देश में अंधविश्वास बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे पाखंडियों का साम्राज्य बन रहा है जो लोगों से शोषण के बदले पैसा लेते हैं। ये हालत है। तो मुझे नहीं लगता कि आरएसएस ने इसके विरोध में कोई काम किया है। मैं वापस उसी पर आता हूं कि हमारे महान प्रधानमंत्री जी अगर आरएसएस का नाम ले रहे हैं तो मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि अब पता नहीं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल अगेन पूरी दुनिया से उठेंगे। और सबको ये भी याद है कि वी और आवर नेशन वुड डिफाइंड नाम की किताब किसने लिखी थी, उस किताब में क्या लिखा है, ये कहां से आता है कि हम एक खास तरह का डिसिप्लिन बनाएं, पैरेलल शब्दावली क्रिएट करें, अपने अपने खुद के शब्द पैदा करें, क्योंकि उन पुराने शब्दों में तो हमें जगह मिली नहीं। ये तमाम बातें कहां से आती हैं, ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है, और अब प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद और ज्यादा पूछेगी। तो आरएसएस को खुश नहीं होना चाहिए, ये उनके लिए चिंता का समय। प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं किस इच्छा से, लेकिन आरएसएस के लिए पूरे विश्व में सवाल खड़े कर दिए। आप कह रहे हैं बहुत से सवाल उठ गए हैं डीएस चौहान जी, चूंकि देखिए चर्चा तो थी, कहीं कहीं कुछ आग होती है तभी धुआं उठता है। जो नाराजगी की खबरें थी और जो आज विपक्ष कह रहा है कि उस नाराजगी को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने इनिशिएटिव लिया, लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लिया, आप सहमत हैं इन बातों से या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं? राजनीतिक जो व्यक्ति बात करता है उसका उद्देश्य क्या होता है ये ईश्वर जाने, लेकिन संघ न कभी किसी की चर्चा करता है न किसी की बुराई करता है। अपने कार्य को वो केवल सेवा तक और समाज सेवा तक और राष्ट्र की सेवा तक सीमित रखता है। इन्होंने चर्चा की बी वाली, सावरकर जी की एक मराठी में बी करके किताब थी, उसका ट्रांसलेशन परम पूज्य गुरु जी ने किया था इंग्लिश में, और उन्होंने इस बात को कहा भी कि ये मैंने लिखी नहीं है, मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है। और सावरकर जी के अपने विचार थे, उनको ट्रांसलेट करना कोई गुनाह नहीं था, और किसी के ट्रांसलेशन से अब मैंने खुद जो है विचार नवनीत पर अपनी एक टिप्पणी लिखी है 200-250 पेज की, तो इसका मतलब वो मेरे विचार हो गए, वो मेरी अपनी उसकी एक व्याख्या है वो मैंने कर दी उसको। ऐसे ही जो है सत्य के नजदीक जो भी समाज रहता है और संगठन रहता है वो सदैव जो है उचित मार्ग में ही जाता है, और संघ का काम किसी के बुराई को करना, बुराई से कोई व्यक्ति की बुराई चल रही हो अखबारों में जाके उस पर झगड़ा करना, ये संघ का ये काम नहीं है। संघ का काम है निर्माण का काम है। कम से कम पूरे देश भर में 60,000 जगह पर एक ही प्रकार का जो कार्यक्रम चलता है, इसमें कार्यकर्ता कैसे निर्मित होगा और समाज के लिए सेवा के लिए वो तत्पर होगा, उसे अपना भी काम करना है। केवल इतना ही नहीं है कि समाज संघ ही तक सीमित है, वो तो उसका एक लर्निंग स्टेज है, और इसके बाद जब उसके पास समय होता है तो वो तैयार रहता है कि मैं समय दूंगा। अब जैसे आंध्र प्रदेश का साइक्लोन आया 1977 में, मैं वहां 6 महीने रहा,
तो उसका मतलब थोड़ी था कि मुझे उसकी कोई तनख्वाह लेनी थी। अरे मैंने अपना वॉलंटियर किया, 6 महीने रहा। जब मेरे पैरों में वहां घाव पड़ गए तब मैं वापस आया वहां से, क्योंकि पानी में जानता नहीं था कि पानी में पैर भी गलते हैं। तो ये तो स्वयंसेवकों का अपना अपना भाव रहता है कि जब उसके पास समय होता है समाज की सेवा में चल देता है। हाँ। अच्छा, दूसरा एक ये भी ना, मोहन भागवत जी जो पिछले दिनों बोलते रहे, अलग अलग टाइमिंग पर बोलते रहे, विपक्ष खास तौर से ये कह रहा था कि ये बीजेपी के लिए सीधे तौर पर नसीहत है या फिर सलाह है जो कि मोहन भागवत दे रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजों में क्रिटिसाइज करना भी जरूरी है। क्या विपक्ष सही था? मोहन भागवत ने केवल अपने बारे में कहा, वो 75 साल के होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाई हिंदू समाज में जब व्यक्ति कोई चादर पढ़ा दे कि आप 75 साल के हो गए हैं तो उसको उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि संघ में हमारे यहाँ पर भी रिटायरमेंट होता है। प्रचारक जीवन से हम लोग भी मुक्ति लेकर के आराम करते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में इतना कमजोर हो जाते हैं सब लोग तो उनको चलने फिरने की भी दिक्कत होती है। नहीं, सिर्फ 75 साल वाला नहीं, इससे पहले भी वो अलग अलग टाइम पर बोलते रहे हैं कि स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। ये विषय हमारे इसलिए आते हैं, अब जैसे हम समरसता में विश्वास करते हैं, अब लोग चाहते हैं कि नहीं, हम अब हमारे ऊपर लादना चाहते हैं कि हम मुस्लिम हेट करते हैं। हमारा कोई मुस्लिम हेट नहीं, हम तो जो राष्ट्रभक्त है वो हमारा है, चाहे वो कुछ भी हो। जिसमें राष्ट्रभक्ति के बीज है वो हमारे साथ चल सकता है, हम उसके लिए समरस हैं। हाँ, ये ठीक है कि हम दो विषय लेके नहीं कि तुम देश के खिलाफ भी चलो, हम तुम्हारे साथ चले, ये हमारा नहीं हो सकता। मतलब जो देश से प्यार करता है, जो देशभक्त है, वो किसी भी धर्म से हो सकता है, वो किसी भी जेंडर से हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं कह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं जिसमें देशभक्ति, देश प्रेम की भावना है, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जेंडर से हो, वो आपके साथ हो सकता है। अब सेविका समिति है, तो हमारा जो सेवा का विभाग है उसमें तो 2.5 लाख के आसपास प्रोजेक्ट चलते हैं, तो उसमें 1-2 आदमी लगता होगा, कम से कम 2 करोड़ व्यक्ति उसमें लगते होंगे। एकल विद्यालय 2.5 लाख के आसपास हैं पूरे देश भर में, तो उसमें कोई एक व्यक्ति लगता होगा? पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले सब मिला के करोड़ों में होंगे। अब इन सब चीजों में जो आदमी व्यस्त है उसको किसकी बुराई करेगा? वो उसी को मैनेज करता रहे, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लाखों करोड़ों का चूंकि आपने जिक्र कर दिया, और यश जी, जब मैं भी अपने ऑफिस में हूँ और अलग अलग कुलीग से मेरी बात होती है, मैं तो नहीं जानती बचपन में क्या रहा या फिर उन्होंने अपने जॉब से पहले क्या कुछ देखा या सीखा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि हम संघ से जुड़े रहे हैं, और वो जो बचपन से लेकर बड़े होने तक जो सोच और जो विचारधारा है बड़ी अलग सी होती है उनकी। मैं स्वयं 12 वर्ष की अवस्था से, आप मुझे क्यों बता रही हैं, ये आपका व्यक्तिगत अच्छा, निर्णय है। DS चौहान जी बता रहे हैं कि जब से वो 12 साल के थे तब से वो जुड़े हुए हैं। संघ की शाखा जाता हूँ, आज मैं 76 साल का वो उनकी इच्छा है। अच्छा, उनकी इच्छा है, मैं कभी संघ से नहीं जुड़ा हूँ। मैं बचपन से अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले संविधान को मानता आया हूँ, और जो आपने बताया वो भी आपके निजी अनुभव हो सकते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जो आरएसएस इतना दम भर रही है, वो मणिपुर क्यों नहीं गई? वो किसी भी आपदा के समय क्यों नहीं गई? वो उत्तर प्रदेश में जब बार बार, जैसा आप मुझे DS चौहान जी की आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन आपने कहा कि किसी भी धर्म का व्यक्ति इनसे जुड़ सकता है, तो जब कहीं कोई, भले ही वो बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का हो या कोई बाबा हो या कोई नेता हो, कोई भी हो, जब वो हिंदू मुस्लिम उन्माद की बात करता है, जब उसके बोलने के कारण कहीं अशांति होती है, तो वहां आरएसएस जाके शांति के लिए खड़ी क्यों नहीं होती? मोहन भागवत जी या DS चौहान साहब जैसे लोग क्यों नहीं बोलते कि ये गलत है? तो देखिए, बहुत साधारण सी बातें हैं। आप चाहें, यानी मैं चौहान साहब से कह रहा हूँ, अगर बुरा ना माने तो हर जगह जहाँ बोलना चाहिए वहां तो कांग्रेस भी नहीं बोलती, कांग्रेस भी पिक एंड चूज करती है सहूलियत के हिसाब से। मतलब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, बट यूं ही मेरे मन में, दिमाग में एक सवाल आया, लेकिन अगर कांग्रेस शासित राज्य में कोई क्राइम हो जाए तो वहां आप नहीं बोलेंगे, बीजेपी शासित राज्य में हो जाए तो, अगर कांग्रेस शासित किसी राज्य में कोई क्राइम हो जाए वहां आप लोग कुछ नहीं बोलते, अगर बीजेपी शासित राज्य में हो जाए तो आप लोग बड़ा सवाल करते हैं। ये लोग, रचना जी, हम लोग बोलते नहीं बात करते हैं कि कांग्रेस हमारे राज्यों में सहूलियत के हिसाब से पिक एंड चूज करते हैं, यहाँ बोलना वहाँ नहीं बोलना। हमारे राज्यों में अपराध पर कार्रवाई होती है, बोल बोल के कोई माइक में ऐसा जाली नहीं बनाता।
हमारे तो साधारण से सवाल हैं। आप कांग्रेस का हिसाब ले सकते हैं। आपने तो ये भी देखा कि इस सरकार ने, या यूं कहिए कि वो सरकार जो अभी वोट चोरी के दम पे बैठी हुई है, इस सरकार ने 2024 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स तक फ्रीज कर दिए थे। अब फ्रीज करने के लिए कहीं कोई अकाउंट था जिसका पता था कि ये कांग्रेस का है, तब तो किया। मुझे बता दीजिए आरएसएस का कौन सा बैंक अकाउंट है, कहां से आई वो इतनी बड़ी बिल्डिंग, किसके नाम पर है वो बिल्डिंग। भाई अगर देश का हर हिंदू जीएसटी भर रहा है, सेस भर रहा है, आते जाते टोल भर रहा है, चलिए टोल तो ये भी दे देते होंगे, लेकिन अगर इनकम टैक्स भर रहा है, पंजीकरण बता रहा है, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज कर रहा है, तो हिंदू के नाम पे ये संगठन खड़ा हुआ है, ये संगठन अपना हिसाब क्यों नहीं देता? बाकी सब जाने दीजिए। यशवंत शिंदे ने तो इन पर यह भी आरोप लगाया खुद संघ से निकलने के बाद कि इन्होंने बम बनाने की भी फैक्ट्री लगा रखी थी। और इनके जो पुराने गुरु हैं गोलवलकर, उनकी किताब है वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, उसमें जो लिखा है वो तो शायद आपसे पढ़ते भी नहीं बनेगा चैनल। चलिए वो सब छोड़ देते हैं। मैं तो आज ये पूछ रहा हूं ना कि मैं भी एक हिंदू हूं और मुझे खुशी होगी अगर हिंदू धर्म का परचम लहरा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस कीमत पर? देश का हर हिंदू तो जाके इनकी तरह शक्तिशाली नहीं है। अगर कोई दुर्बल इनसे बोलेगा कि चलिए भाई आपके किसी कार्यकर्ता ने हमें परेशान किया है, तो क्या ये बिना कोई सवाल किए न्याय की बात करेंगे? नहीं करेंगे। मैंने कभी नहीं देखा इन्हें कि इन्होंने धर्म से अलग हटके कोई बात की हो। और आप जो बता रही हैं कि लोग बचपन से जुड़े हुए हैं, इनकी एक वो शाखा लगती है। ये यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, आपसे सुना है मैंने, लेकिन शाखाओं में ये छोटे छोटे बच्चों को हिंदू मुसलमान की खाई में घुसरते हैं, उनके बीच में नफरत डालते हैं, उनको दूसरे धर्मों के खिलाफ भड़काते हैं। क्यों? क्या जरूरत है? तो ये मत समझिए कि देश का नागरिक चुपचाप बैठा हुआ है, उसको आप जो देंगे वो ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप चल रहे हैं, चलते रहिए। प्रधानमंत्री, रचना जी प्लीज मुझे मेरी बात कहने दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जिस परिस्थिति में आपका नाम लिया है, मुझे पूरी शंका है कि आप लोगों का निश्चित रूप से कोई राजनीतिक दबाव होगा। अच्छा है, होना भी चाहिए, किसी का तो हो। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आरएसएस यदि कोई भी आपदा के समय देश के लिए खड़ी नहीं हो रही है, तो उसको ये अधिकार है कि वो आके किसी भी नागरिक को ये बोले कि तुम जाओ पढ़ो लिखो और तुम मूर्खता की बातें कर रहे हो। तो डीएस चौहान साहब प्रोफेसर हैं, फिर भी ऐसी बात उन्होंने मेरे लिए शुरू में बोली। मुझे इसका दुख भी है, आश्चर्य भी है, और इसीलिए मेरा सवाल है कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आरएसएस को ऐसा बोलने की? ठीक है, डीएस चौहान जी अब रिएक्ट करेंगे, और मैं चाहती हूँ क्योंकि यश जी ने सवाल बहुत से किए हैं तो इस पर मनीष जी को भी जवाब देना चाहिए, लेकिन पहले डीएस चौहान जी। देखिए, कांग्रेस ने 1969 तक एक जो है ऑडिट कमेटी बनाई थी। पूरे संघ के एक एक पैसे का हिसाब किताब कांग्रेस ने 1969 तक लिया। नॉट ए सिंगल पाई दे कुड फाइंड एनी डिफरेंस। और जो कानून था अंग्रेजों के जमाने में का राइट टू एसोसिएशन, उसमें सारी संस्थाएं उसी में ही खड़ी हुई हैं, और जो आजादी से पहले की संस्थाएं खड़ी हुई हैं उनको जीवित रहने का अधिकार है। आरएसएस के सारे जो पैसे होते हैं, ये हिसाब किताब होते हैं, इतने डिटेल में होते हैं कि शायद ही कोई व्यक्ति उस पर कभी प्रश्न उठा सकता है। और जो देश का कानून है उसी के तहत होते हैं। इन सब लोगों को लगता है गलतफहमी, क्योंकि कुछ अध्ययन तो करते नहीं, केवल अंदाज से मार करके बोल देते हैं कुछ भी। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से चीजें ट्रांसपेरेंट हैं। ये सभी जो है, जो संगठन बढ़ता है जब उसमें पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक होता है। नेगेटिव होगा, किसी के खिलाफ आप कितना नेगेटिविटी फैला करके आप बढ़ सकते हो। आज हम इतने बड़े हो गए कि कांग्रेस कहीं भी स्थिति में नहीं दिखाई देती। कारण क्या है कि हम सकारात्मक थे, समाज को हमारी बात अच्छी लगती थी। आज के युवक को हमारी, हम भी तो साइंटिस्ट, मैं भी नासा में साइंटिस्ट रहा हूँ, तो क्या मैं इतना इनसे कम जानता हूँ क्या? मेरे अंडर में 60 पीएचडी किए हैं, क्या ये भाई इससे कम जानते होंगे मेरे साथ? 400 मेरे पेपर हैं। ये सब जो है क्या है ना कि केवल अहंकार की बातें बोल बोल के, बेवकूफों जैसी बातें बोल बोल के समाज को केवल जो है एक पूर्वाग्रह निर्माण करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं तो आज तक मैं सुन रहा था कि एक बाबा के जो चेले थे, उनके बोर्ड जो है बाबा के, वो अपना गुरु को जो है पिता मानने के समान जो है, सारा के सारा बनारस का कोई आश्रम था, उन्होंने अपने सारे बोर्ड जो थे वो बाबा को ही अपना वो मान करके, पिता के तुल्य मान कर बलदियत लिखवा रखी थी। उस पे ये लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये तो आश्रमों का धर्म है कि वहाँ के शिष्य अपने गुरु को ही पिता मानते हैं। यदि वो किसी वोटर लिस्ट में है तो उसमें कोई जो है वो इलेक्शन कमीशन का है वो विषय है,
ये तो सब लोकल लेवल के विषय होते हैं और वो कानून के अनुसार ही तैयार होते हैं। ठीक है मनीष जी, चूंकि बहुत से सवाल अभी यश जी ने पूछे और वो बीजेपी की तरफ इशारा करने वाले सवाल थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जाते हुए सवाल थे, क्या आप रिएक्ट करना चाहेंगे उन पर या कोई जवाब है? देखिए, सवाल है कि संघ को जानने के लिए पहले तो संघ के करीब जाना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी का दूर दूर तक, जितना करीब बीजेपी है करीब तो जाना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा संघ को, संघ के क्रियाकलापों का अध्ययन करना पड़ेगा। अब जो ये इनको दिखता ही नहीं है, इसलिए नहीं दिखता कि संघ अपने कार्यों का प्रचार प्रसार नहीं करता है, संघ प्रेस में आकर बाइट नहीं देता है, संघ जो है वह अपने कार्यकलापों को अखबारों के माध्यम से प्रचारित नहीं करता है। लेकिन आज संघ की स्वीकार्यता समाज में बढ़ी है। यही वजह है कि संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन रहे, इनको शायद पता नहीं है, गूगल पर ढूंढ लें कि संघ ही नहीं, संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, सभी लोग स्वतंत्र रूप से विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसे भारतीय मजदूर संघ है तो मजदूरों के संघ क्षेत्र में काम करती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है तो वो छात्रों के बीच में जो है वह काम करती है। इस प्रकार से कई, विद्या भारती है तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, वनवासी कल्याण आश्रम है तो वह वनवासी लोगों के बीच में काम करती है। और सबका स्वतंत्र, लैंडस्लाइड में जब आपदा आ जाती है तो भी पहुंच जाते हैं। यूथ कांग्रेस भी तो काम करता है, टाइम कम हुआ है। मैंने तो कांग्रेस पे कभी कोई सवाल नहीं उठाया कि आप कितना करते हैं नहीं करते हैं। विषय यह नहीं है कि आप कितना करते हैं, विषय यह है कि समाज में आपकी स्वीकार्यता कितनी है, समाज में ने आपको कितना स्वीकार किया है, आपको, आपके संगठन को, आपके कार्यों को। लेकिन संघ की आज शाखाएं बढ़ी हैं, संघ का के समाज के हर वर्गों में, और आज संघ से के ही प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का मूल मंत्र दिया, अंत्योदय का, आज उसी अंत्योदय के मूल मंत्र पर सरकार चल रही है और समाज के उस अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को के बारे में भी आज सरकार चिंता कर रही है। यह जो विचार आया वह कहाँ से आया? वह संघ ने दिया। संघ के विचारों पर चलकर आज सरकार जो है, जहां धारा 370 आर्टिकल 370 पर काम की, वहीं दूसरी तरफ अखंड भारत पर भी काम चल रहा है और समाज के हर अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण हो, वह भी सशक्त बने और अग्रिम पंक्ति पर खड़ा हो। यह विचार सरकार ने कहीं न कहीं संघ से लिए हैं। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले के प्राचीर से संघ की प्रशंसा की है तो वह प्रशंसा बनती है। कांग्रेस की प्रशंसा बनती है, माना की प्रशंसा बनती है और संघ के 100 साल पूरा होना ये बड़ी बात है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हाँ, मैंने भी देखा है संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोगों की हेल्प करने के लिए जाते हैं। मैंने ये भी बताया कि कैसे यूथ कांग्रेस भी खास तौर से कोविड के टाइम में मैंने बहुत एक्टिव देखा। आपने कहा समाज कितना स्वीकार करता है, समाज कैसे देखता है यूथ कांग्रेस को, ये देखना होगा। आप स्वीकार करते हैं क्या मनीष जी? किसको? कि यूथ कांग्रेस काम करता है ग्राउंड पर जाकर, जहां जहां मदद की जरूरत होती है। भाई मैंने कहा मैं क्यों यूथ कांग्रेस पे टिप्पणी करूं? समाज उसको स्वीकार करता है क्या? अगर समाज स्वीकार करता, देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि समाज जो है ना, यूथ कांग्रेस का यूथ विंग है, ठीक है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा का यूथ विंग नहीं है। सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा। यह कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, लेकिन जो NSUI है वह कांग्रेस का राजनीतिक संस्था है, तो इसको समझना पड़ेगा ना। इसलिए तो कहे कि आपको मैं बता दूं, यश भाई को मैं बता दूं कि जब भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी ने परिषद ने बड़ा आंदोलन मूवमेंट खड़ा किया और वहां की सरकार ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर लाठीचार्ज किया। ऐसा आप कई, भारतीय मजदूर संघ यही वैट का विरोध किया, राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया। कई बार आप ये कह रहे हैं कि अगर यूथ कांग्रेस को समाज स्वीकारता तो फिर वो टाइम के साथ साथ उसी तरह से ग्रो करता, या फिर उसका टाइम इतना ही ज्यादा होता जैसे RSS का है। हालांकि वक्त बताएगा कि
कौन से संगठन को किस तरीके से स्वीकार्यता मिलती है या फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ती है। अभी के लिए, आज के लिए बड़ी खबर थी कि लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने आरएसएस की तारीफ की और जिक्र किया और उसी को लेकर सियासत गरमाई थी। मनीष पांडे जी, डीएस चौहान जी, यश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही न्यूज इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।